वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम क्षेत्रफल एवं परिमाप इससे आधारित जो भी टू डायमेंशनल फिगर है इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम त्रिभुज त्रिभुज ये जो टॉपिक है इसके ऊपर क्षेत्रफल एवं परिमाप ये चीजें जानने वाले। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, ये सब चीजें मतलब एकदम बेसिक से लेके टॉप लेवल तक पूरा पढ़ने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। त्रिभुज किसको बोला जाता है? कोई भी तीन भुजाओं से बंदिस्त समतल आकृति। बंदिस्त समतल आकृति, कौन सी आकृति? समतल आकृति को क्या बोला जाता है? त्रिभुज बोला जाता है। समतल मतलब क्या होता है? टू डायमेंशनल। जो फिगर टू डायमेंशन में आएगा उसको क्या बोलेंगे? समतल आकृति। मतलब त्रिभुज क्या होगा? कोई भी तीन भुजाओं से बंदिस्त समतल आकृति को क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। वहां पे क्या है देखिए, अभी समतल। फॉर एग्जांपल देखिए, अभी गोला ये समतल आकृति है क्या? नहीं है, क्योंकि इसको मोटाई है। त्रिभुज को मोटाई है क्या? नहीं है, इसीलिए वो क्या है? समतल आकृति है। उसी प्रकार से देखिए, अभी बेलन है। बेलन को मोटाई रहती है क्या? हाँ, बेलन को मोटाई रहती है, इसीलिए ये क्या है? समतल आकृति नहीं है। ये क्या है? थ्री डायमेंशनल फिगर है। और त्रिभुज क्या है? टू डायमेंशनल फिगर है। उसी प्रकार से शंकु देखिए, शंकु को हाइट रहती है क्या? नहीं। मोटाई रहती है क्या? नहीं। इसीलिए ये क्या है? थ्री डायमेंशनल फिगर है। ये समतल आकृति है क्या? नहीं है। तो त्रिभुज क्या है? समतल आकृति है। कोई भी तीन भुजाओं से बंदिस्त समतल आकृति। अभी इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल पी क्यू आर में भुजा क्यू आर और भुजा पी आर से बना ट्रायंगल, उसका नाम क्या है? ट्रायंगल पी क्यू आर। एक बात और ध्यान दीजिए, कोई भी त्रिभुज रहे उसके तीनों कोणों का मान हमेशा कितना रहेगा? तीनों कोणों का मान हमेशा कितना रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। इस फिगर में देखिए एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R हमेशा कितना रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। चाहे वो कोई भी त्रिभुज रहे, कौन सा भी त्रिभुज का प्रकार है, उसके तीनों कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हमेशा 180 डिग्री ही रहेगा। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का, तीनों साइड्स का सम मतलब क्या होगा? उस त्रिभुज का परिमाप होगा। त्रिभुज के तीनों भुजा के लंबाइयों का योग मतलब ही पेरीमीटर होता है। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ये तीनों भुजाओं से, इन तीनों भुजाओं से बंदिस्त जो एरिया है, फिगर की तरफ ध्यान दीजिए। बंदिस्त जो एरिया है उसको क्या बोलेंगे? उस त्रिभुज का क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल बोलेंगे। मतलब तीनों भुजाओं के अंदर कवर होने वाला एरिया ही त्रिभुज का क्या होता है? एरिया होता है। त्रिभुज का क्या होता है? एरिया होता है, या त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। मान लीजिए कोई खेत है, त्रिभुजाकार आकार में है। कोई टाइल्स है, वो भी क्या है? त्रिभुजाकार आकार में है। तो उसका क्षेत्रफल कैसा होगा? उसके तीनों भुजाओं के अंदर वाला जो एरिया है वही क्या होता है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज को हम इतने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैसे? देखिए, भुजा के आधार पर हम त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एवं विषमबाहु त्रिभुज ऐसे तीन प्रकार में भुजा के आधार पर डिवाइड करते हैं। उसी प्रकार से त्रिभुज को यदि कोण को कंसीडर करके यदि हम उसको डिवाइड करेंगे तो उसके कितने प्रकार आएंगे? तीन प्रकार। कौन से? समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज एवं अधिक कोण त्रिभुज। और एक स्पेशल टाइप कौन सा है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसके बारे में अभी थोड़ा डिटेल से जानते हैं, थोड़ा देखिए। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है? समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या है? समान है। ये शब्दों के ऊपर ही देखिए, समबाहु मतलब जिसकी समान भुजाएं है, ऐसा त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। अभी इसकी तीनों भुजाएं समान है, इसका मतलब क्या है? इसके तीनों कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। तो तीनों कोणों का मेजरमेंट कितना आएगा? तीनों कोणों का मान कितना आ सकता है? हर एक कोण का मान 60 डिग्री आएगा। क्यों आएगा 60 डिग्री? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हमेशा 180 डिग्री होता है और इस हर एक कोण का मान 60 डिग्री रहता है। कितना रहता है? 60 डिग्री रहता है। तभी तो जाके 180 डिग्री होगा कि नहीं? तो समबाहु त्रिभुज मतलब समझा कि नहीं? समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है एवं उसके तीनों कोण, उसके तीनों एंगल हमेशा समान रहेंगे। ऐसा त्रिभुज मतलब समबाहु त्रिभुज। अभी देखिए समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या है?
देखिए यहीं पे देखिए समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान है, ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरी भुजा असमान रहेगी, तीसरी भुजा असमान रहेगी। मतलब समझ में आ गया कि नहीं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होंगी। अभी देखिए ट्रायंगल एबीसी में देखिए, ट्रायंगल एबीसी में देखिए, इस त्रिभुज की दो भुजाएं समान है और एक भुजा असमान है। एक भुजा क्या है? असमान है। तो जो समान भुजा है उसके साइड वाले भी एंगल क्या रहते हैं? समान रहते हैं। क्या रहते हैं? जो समान भुजा से घिरे हुए एंगल हमेशा समान रहते हैं, हमेशा समान रहते हैं। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अभी देखिए विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज मतलब क्या होगा? ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं रहेगी, मतलब उस त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग होगी, समान लंबाई की नहीं होगी। समान लंबाई की होगी क्या? नहीं। विषमबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को बोला जाता है जिसकी भुजाएं असमान लंबाई की होती है, जिसकी भुजाएं असमान लंबाई की होती है, ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है ना? उसके बाद में देखिए कोण को सेंटर में लेके जो हमने प्रकार बनाया है, तो उसमें पहला प्रकार कौन सा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब क्या होगा? समकोण, देखिए शब्द समकोण, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? समकोण मतलब राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का एंगल। ऐसा कोई तो भी ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा, एक एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा, ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल, जिसका एक कोण हमेशा 90 डिग्री का रहेगा, हमेशा 90 डिग्री का रहेगा, वैसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण, अभी कोई भी त्रिभुज में पॉसिबल हो सकता है क्या? दो 90 डिग्री के एंगल है, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि त्रिभुजों के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यदि दो एंगल यदि 90 डिग्री और 90 डिग्री के हो जाएंगे तो तीसरा कोण तो 0 डिग्री का हो जाएगा ना। ये पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों होगा? क्या पॉसिबल नहीं होगा? वो त्रिभुज ही नहीं होगा। तो समकोण त्रिभुज मतलब क्या? ऐसा त्रिभुज जिसका कोई तो भी एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। अभी देखिए 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा उस त्रिभुज की क्या होगी? कर्ण होगा। उस त्रिभुज का क्या होगा? कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने वाले एंगल की भुजा हमेशा क्या होगी? उस त्रिभुज का कर्ण होगा। और हमेशा ध्यान में रखिए, कर्ण हमेशा इन दो भुजाओं से हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। यदि हम इस एंगल को कंसीडर करते हैं, तो ये वाली जो भुजा होगी, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और इस भुजा को इस एंगल से कंसीडर करते हैं तो ये भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आधार मतलब बेस हो जाएगा। और यदि मान लीजिए इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो लंब कौन सा होगा? लंब ये वाली भुजा होगी जो अभी आधार है, और ये वाली भुजा क्या होगी? ये वाली भुजा क्या होगी? आधार होगी क्या नहीं? तो इस एंगल को यदि हम कंसीडर करते हैं तो ये भुजा ये लंब है और ये वाली भुजा क्या है? आधार है। तो ऐसे समकोण त्रिभुज में, कोई भी समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस का जो प्रमेय है उसके अनुसार क्या है? कर्ण का स्क्वायर हमेशा लंब का स्क्वायर अधिक क्या होता है? आधार का वर्ग होता है। क्या होता है? लंब का वर्ग अधिक आधार का वर्ग होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग हमेशा उसके बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है। उसी प्रकार से देखिए न्यून कोण त्रिभुज किसको बोलेंगे हम? ऐसा त्रिभुज उसमें कोई तो भी एक एंगल 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा, उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज में एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा, ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। हो सकता है क्या नहीं? हो सकता है। अभी देखिए अधिक कोण त्रिभुज मतलब सेम उसी प्रकार से ऐसा त्रिभुज जिसका कोई तो भी एक एंगल हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा। हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री से जो एंगल बड़ा होगा, ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। जिस त्रिभुज में कोई तो भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। अभी ये देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब देखिए ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसा स्पेशल है? देखिए
कैसा स्पेसिल है? ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है और ये है समकोण त्रिभुज है, इन दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों का क्या है? मिक्सचर है। तो समद्विबाहु मतलब ऐसी दो भुजाएं, ऐसी दो भुजाएं जो समान है और एक एंगल वहां पे कितना है? समकोण है। समकोण है मतलब 90 डिग्री का कोई तो भी एक कोण है, 90 डिग्री का एक कोई तो भी एंगल है, इसलिए वो समकोण भी हो गया। समकोण की डेफिनेशन देखे थे ना हमने। समकोण की डेफिनेशन क्या बताए थे कि कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल क्या रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा। तो 90 डिग्री का एक एंगल बना लिए। उसके बाद में समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान लंबाई की होगी। तो इस त्रिभुज में 90 डिग्री का होगा, तो ये कितने का होगा? फिर ये बचा कितना है? 180 में से 90 माइनस कर लीजिए, कितना बचा है? 90 डिग्री बचा है। और देखिए ये दोनों भुजाएं समान है, दोनों भुजाएं समान है, तो इसके करिस्पॉन्डिंग वाले जो दोनों एंगल है वो भी तो समान होंगे क्या? नहीं, वो भी समान होंगे। तो ये भी, तो 90 को 2 से डिवाइड कर लो, तो ये एंगल कितना आएगा? 45 डिग्री। उसी प्रकार से ये एंगल भी कितना आएगा? 45 डिग्री। तो ये होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समझ में आ गया क्या? नहीं समझ में आ गया ना? देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं, उस त्रिभुज की दो भुजाएं समान लंबाई की होगी और एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। अभी त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए बी सी में परिमाप कैसे निकालेंगे हम? देखिए कोण ए के सामने वाली भुजा को मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कोण बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कोण सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो परिमाप मैंने शुरू में ही बताया कि परिमाप क्या होता है? किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? उसके तीनों भुजाओं के लंबाइयों का योग, मतलब उसके तीनों भुजा है ना, उनके लंबाइयों का योग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? परिमाप ए प्लस बी प्लस सी, परिमाप उसका क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं के लंबाइयों का योग, ए बी सी आ गया। अभी देखिए इसका अर्ध परिमाप क्या होगा? अर्ध परिमाप मतलब इस परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप क्या होगा? इस परिमाप का आधा। ये बहुत जरूरी चीज है अर्ध परिमाप, क्योंकि इसका यूज अभी इस वीडियो में आगे आने वाला है। कोई भी त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए अर्ध परिमाप बहुत जरूरी होता है। देखिए अर्ध परिमाप क्या बोला मैंने? पूरा जो परिमाप है इसका आधा, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा। इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि मुझे क्षेत्रफल निकालना है, यदि मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा? देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 हाफ इंटू आधार गुना लंब, आधार गुना लंब। ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या है क्षेत्रफल का? क्षेत्रफल का दूसरा फार्मूला देखिए, उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला देखिए क्या होगा? हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। ये उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकालने का दूसरा फार्मूला। और एक तीसरा फार्मूला देखिए, ये सब क्या है? जनरल फार्मूले है। ये क्या है? जनरल फार्मूले है। ठीक है। तो ये देखिए, और इसका क्या होगा? अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। ये क्या हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। तो देखिए अभी ये त्रिभुज अभी हम आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों कंफ्यूज हो जाओगे? क्योंकि यहाँ पे मैंने त्रिभुज के 3 फार्मूले बता दिए क्षेत्रफल के। तो देखिए इन फार्मूलों को आप कब अप्लाई करोगे? देखिए जब आधार और लंब दिया रहेगा किसी भी त्रिभुज का, उस समय आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। कौन सा? हाफ इंटू आधार गुना लंब। उसी प्रकार से यदि दो भुजाएं दी रहेंगी और दो भुजाओं के बीच वाला एंगल दिया रहेगा, उस समय आप हाफ इंटू ए बी साइन थीटा ये फार्मूला यूज करोगे। उसी प्रकार से यदि उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी रहेंगी, उस केस में आप क्या करना? उस केस में आप सबसे पहले उसका अर्ध परिमाप निकालना। अर्ध परिमाप निकालने के बाद में उस अर्ध परिमाप में से पहली भुजा माइनस कर देना, उसके बाद में दूसरी भुजा माइनस कर देना और उसके बाद में तीसरी भुजा माइनस कर देना। इन सभी भुजाओं का अंडर रूट में क्या होगा? गुणनफल होगा। इन सभी भुजाओं का अंडर रूट में गुणनफल होगा। देखिए अभी आधार हम किसको बोलेंगे और लंब हम किसको बोलेंगे? मान लीजिए एबीसी कोई तो भी एक ट्रायंगल है। तो इस केस में यदि मैं यहाँ से ऐसा लंब ड्रॉ करता हूँ, लंब मतलब हाइट ड्रॉ करता हूँ, मैं जिस भी भुजा पर यदि हाइट मतलब लंब डालूंगा, वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। वो भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा? अभी मैंने भुजा बीसी पर क्या डाला है? लंब डाला है। मान लीजिए एम क्या है? उसका लंब है क्या नहीं, जिसकी हाइट h है। तो इस केस में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा निकलेगा?
हाफ इंटू उसका आधार क्या हो जाएगा, बीसी। बीसी क्या है, आधार है। बीसी को हमने कैसे डिनोट किए, ए से डिनोट किए। और उसकी ऊंचाई क्या है, एम है। एम उसकी ऊंचाई मतलब क्या है, ए एच। ये क्या हो जाएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अभी मान लीजिए ये नहीं रहता, दूसरा त्रिभुज रहता कोई भी, दूसरा। अभी देखिए ऐसा ही त्रिभुज है, ऐसा ही कोई भी त्रिभुज है, और मैंने यहां से इस भुजा के ऊपर लंब डाला, यहां से इस भुजा के ऊपर लंब डाला, तो उस केस में ये लंब तो रहेगा, आधार क्या रहेगा, आधार ये होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं जिस भुजा के ऊपर लंब डालूंगा वही मेरा आधार हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में मेरा आधार कौन सा होगा, ये वाला मेरा क्या होगा, आधार होगा। तो इस केस में मतलब नॉर्मल सी बात है, आप जिस भी भुजा पर लंब डालेंगे, आप जिस भी भुजा पर लंब डालेंगे वो क्या हो जाएगा, उस त्रिभुज का आधार हो जाएगा, उस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये फार्मूला कब अप्लीकेबल है, जब किसी भी त्रिभुज का आधार एवं उसका लंब मतलब उसकी ऊंचाई दी रहेगी, उस समय उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। अभी देखिए दूसरा फार्मूला कब यूज कर सकते हैं, हम कब यूज कर सकते हैं, जब दो भुजाएं दी रहेंगी, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं दी रहेंगी और उन दोनों के बीच में एग्जिस्ट होने वाला एंगल दिया रहेगा, उस केस में आप ये फार्मूला यूज करोगे। कैसे, देखिए एक कोई तो भी ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है, जिसकी एक भुजा ए दी है और दूसरी भुजा बी दी है, और इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट होने वाला एंगल थीटा है, उन दोनों के बीच में एग्जिस्ट होने वाला एंगल थीटा है। तो इस केस में मैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करूंगा, 1/2 भुजा ए गुणिला भुजा बी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। मान लीजिए ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है, तो इसमें क्या है, दो भुजाएं दी है, दो भुजाएं ऐसी दी है जिसकी लंबाई क्या है 6 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट होने वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो इस केस में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इस फार्मूले से, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। दो भुजा दी है ना, दो भुजा दी है और दो भुजाओं के बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी एंगल दिया है। तो इस केस में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू भुजा 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। थीटा मतलब एंगल कितना दिया है, साइन 60 दिया है, साइन 60 दिया है कि नहीं। तो इस केस में इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू ये दो कट जाएगा, है ना, देखिए इधर देखिए, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2, मतलब ये 2 से ए 24 काट देंगे तो क्या हो जाएगा 12√3। ये क्या हो जाएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अभी देखिए ये क्षेत्रफल का फार्मूला √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी कब अप्लीकेबल होगा, जब किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी रहेंगी, तीनों भुजाओं की लंबाई दी रहेंगी, उस केस में ये फार्मूला हम यूज करेंगे। इसको कौन सा फार्मूला बोलते हैं, हीरोज फार्मूला बोलते हैं। कौन सा फार्मूला बोलते हैं, हीरोज फार्मूला बोलते हैं क्या नहीं। तो मान लीजिए इस त्रिभुज में कोई भुजा है 8 है 15 है एवं 17 है। तो इस केस में हम क्षेत्रफल इस फार्मूले से कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, अर्ध परिमाप निकालोगे। यस क्या होता है, अर्ध परिमाप। तो इस त्रिभुज में अर्ध परिमाप कितना होगा, 15 + 8 + 70 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मतलब इस त्रिभुज का 40/2 कितना हो जाएगा, 40/2। अर्ध परिमाप होता है क्या नहीं, तीनों भुजाओं का योग /2। तो इसलिए 15 और 8 कितना होगा, 23 + 17 40/2। मतलब अर्ध परिमाप, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना आया, 20। कितना आया, 20 यूनिट, जो भी है सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसके बाद में अर्ध परिमाप तो निकल गया, तीनों भुजाएं दी है, तो इसका क्षेत्रफल कैसा होगा, इसका क्षेत्रफल होगा अंडर रूट अर्ध परिमाप कितना है 20। पहली भुजा को माइनस कीजिए, अर्ध परिमाप में से 20 - 15, 20 - 15 कितना आ जाएगा, 20 - 15 लिख लीजिए एक मिनट, 20 - 15, ठीक है। उसके बाद दूसरी भुजा कितनी है, दूसरी भुजा अर्ध परिमाप में से माइनस कर लीजिए, 20 में से 17 गया, कितना बचा, 20 में से 17 गया, ठीक है। और उसके बाद में तीसरी भुजा माइनस कर लीजिए, 20 में से 8 माइनस कर लीजिए, तो कितना आएगा, 20 में से 8 माइनस करने पे देखिए ये कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 में से 15 गया, कितना बचा 5, 20 में से 17 गया, कितना बचा 3, 20 में से 8 गया तो कितना बचा 12, बचा कि नहीं, देखिए ठीक है।
ये देखिए अभी यहाँ पे मैं इसको ऐसे छुड़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, उसी प्रकार से 20 3 60, 60 गुना 60 हो गया ना, तो 60 गुना दो बार नंबर आ गया तो स्क्वायर रूट कट जाएगा और इस त्रिभुज का एरिया कितना निकल जाएगा, इस त्रिभुज का एरिया कितना निकल जाएगा 60 यूनिट, जो भी है मीटर है सेंटीमीटर है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या था, यदि किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी है उस केस में यदि अपने को क्षेत्रफल पूछता है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हीरोज फार्मूला यूज करेंगे। हीरोज फार्मूला क्या है, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी। समझ में आया ना, ठीक है। क्वेश्चन 1 देखिए, किसी त्रिभुज की आधार तल से ऊंचाई 12 सेंटीमीटर एवं आधार 16 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पूछा गया है। एसएससी सीएचएसएल 2014 का क्वेश्चन है। देखिए एक फिगर ड्रॉ कीजिए और एक कोई तो भी एंगल, कोई तो भी ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, यम एन वो। इसमें क्या दिया है, आधार तल से ऊंचाई दी है, आधार तल से ऊंचाई एवं आधार 16 सेंटीमीटर। मान लीजिए हम यन भुजा यन वो को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। आधार कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर दिया है। तो इस आधार के ऊपर ऊंचाई कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। 12 सेंटीमीटर ये क्या है, इसकी हाइट है। तो यदि हमको किसी त्रिभुज का आधार एवं ऊंचाई दिया है, किसी भी त्रिभुज का आधार एवं ऊंचाई दिया है, उस केस में क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ये क्या होता है, उस त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो इस एग्जांपल में क्या दिया है, आधार उसका दिया है 12 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई कितनी दी, आधार कितना दिया है 16 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। मतलब 16 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, देखिए काट लीजिए, इससे 8 बार में कट जाएगा तो कितना, 12 आठी 96, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है घातांक का रूल, a raised to the power m multiplied by a raised to the power n। हमेशा क्या होता है, यदि बेस समान रहा उस केस में क्या होता है, हमेशा पावर का एडिशन होता है, हमेशा पावर का क्या होता है, एडिशन होता है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है। तो इसलिए एरिया क्या हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी देखिए एग्जाम्पल टू क्या बोला है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एवं 13 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब त्रिभुज की 3 भुजा दी है और उसका क्षेत्रफल बोला है। यदि किसी भी त्रिभुज की 3 भुजा दी रहेंगी, त्रिभुज की 3 भुजाएं दी रहेंगी, उस केस में हम क्षेत्रफल कैसा ज्ञात करते हैं, हीरोज फार्मूला से क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है कोई तो भी XYZ नाम का कोई तो भी त्रिभुज है, जिसमें उसकी भुजा कितनी दी है 15 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एवं 13 सेंटीमीटर। इस केस में क्षेत्रफल कैसा ज्ञात करेंगे, हीरोज फार्मूला यूज करके। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी है। यदि मान लीजिए 2 भुजाएं दी रहती है और इन दोनों के बीच का एंगल दिया रहता तो कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, हाफ इंटू दोनों भुजाओं का गुणनफल और उसके साथ में जो 2 भुजाओं के बीच में एग्जिस्ट होने वाला एंगल है उनके साथ में उसका गुणनफल। लेकिन इसमें यहाँ पे क्या दिया है, 3 भुजाएं दी है, 3 भुजाओं की लंबाई दी है। तो इस केस में क्षेत्रफल हमेशा क्या निकालेंगे, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी। ये क्या हो गया, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। जहाँ पे क्या है, s क्या है, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा। अर्ध परिमाप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग डिवाइडेड बाय 2। ये क्या होता है, उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। देखिए अभी 15 प्लस 14 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 15 13 28 28 14 कितना 42, कितना हो जाएगा 42 भागा 2 कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। उस त्रिभुज का क्या हुआ, अर्ध परिमाप हो गया। उस त्रिभुज का क्या हो गया, अर्ध परिमाप। यहाँ पे लिखता हूं मैं s इज इक्वल टू कितना 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अभी क्षेत्रफल कैसा निकालेंगे, क्षेत्रफल s की जगह 21 पुट करेंगे और बाकी भुजाएं उस अर्ध परिमाप से माइनस करते जाएंगे, तो देखिए s कितना निकला है, 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय s माइनस ए क्या होगा, अर्ध परिमाप में से पहली भुजा 15 निकाल लीजिए। तो s में से 21 में से 15 गया तो कितना बचा, 6 बचा। 21 में से 15 गया तो कितना बचा, 6 बचा। उसी प्रकार से देखिए s माइनस बी, 21 में से 14 हटा लीजिए तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। उसी प्रकार से
21 में से s माइनस सी मतलब 21 में से 13 घटा लीजिए तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। बचेगा क्या नहीं। अभी इसको हम स्क्वायर रूट के बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। कैसे निकालेंगे, मैं देखिए 21 को कैसे लिख रहा हूँ, 7 3 21, ठीक है। 6 को कैसा लिख रहा हूँ, 3 दूनी 6, ठीक है। और 7 को जैसे का वैसा, और उसको 8 को कैसा लिख रहा हूँ मैं, 4 गुना 2। क्या कैसा लिख रहा हूँ, 4 गुना 2। अभी देखिए ये 3 और ये 3 जोड़ा में है, इसलिए स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। ये 7 और ये 7 जोड़ा में है, इसलिए स्क्वायर रूट के बाहर में आ जाएगा। उसके बाद में देखिए ये 2 और ये 2 जोड़ा में है, इसलिए 1 2 बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार से 4 जोड़ा में है क्या नहीं, 2 गुना 2 4 होता है क्या नहीं। या 4 किसका वर्गमूल है, ये है 2 का वर्गमूल, इसीलिए सभी वर्गमूल के बाहर निकल गए। वर्गमूल के अंदर कुछ बचा क्या, नहीं बचा। तो अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 7 3 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, कितना आ जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर ही दिया है ना, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्या हो गया, इस त्रिभुज का एरिया हो गया, जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एवं 13 सेंटीमीटर है। अभी क्वेश्चन 3 देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज की आकृति दी है, त्रिभुज की एक फिगर दी गई है जिसमें 2 भुजाएं दी गई है और 2 भुजाओं के बीच में एंगल दिया है। तो इस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, क्या बताया था मैंने, यदि किसी भी दो भुजाओं, त्रिभुज की किसी भी 2 भुजाओं के बीच में कोई एंगल दिया रहेगा, उस केस में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 1/2 गुना पहली भुजा, मतलब मान लीजिए हम इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल a गुना b मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। साइन थीटा ये क्या होता है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए 2 भुजाओं के बीच में एग्जिस्ट होने वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री का है। और वो 2 भुजाएं कौन सी है, a की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है समझ लो, और b की लंबाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। तो इस केस में क्या होगा क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ए की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और बी की लंबाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और साइन थीटा की जगह एंगल कितना है, 30 डिग्री। एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ मतलब 2 कट जाएगा, 8 से 2 कट जाएगा, कितनी बार, 4 बार कट जाएगा ना। तो क्या बचेगा, 4 गुना 13 गुना साइन 30 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 का मान हमेशा 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो ये 2 से 4 को काट देंगे, कितनी बार, 2 बार। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणिला 13, ये क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये है ना, 26 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। तो दोस्तों अब हम अगले क्लास में त्रिभुज का यही जो टॉपिक है इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, और अगले टॉपिक में मतलब अगले वीडियो में हम त्रिभुज के जो प्रकार है, समकोण समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इसके ऊपर डिटेल मतलब हर जो त्रिभुज का टाइप है, हर त्रिभुज का जो प्रकार है उसके ऊपर में डिटेल में हर त्रिभुज के लिए फार्मूले देखेंगे। उसके पहले हम क्या देखेंगे, अंतर्वृत्त क्या होता है, बाह्यवृत्त क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।